मेल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दो चीज़ें हैं, जिनमें से एक है कि उसको इम्पोर्टेंस ना हो। इम्पोर्टेंस का मतलब उसे मर्दाना कमज़ोरी ना हो, और दूसरे नंबर पे उसके अंदर बच्चे पैदा करने की सलाहियत मौजूद हो। मतलब उसके जो स्पर्म्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हों, ताकि वो अपनी फैमिली को बढ़ा सके। अक्सर औक़ात पेशेंट हमारे पास आते हैं, और आजकल के दौर में बहुत ज़्यादा पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट कर रहे हैं एज़ोस्पर्मिया के साथ। एज़ोस्पर्मिया एक ऐसी बीमारी होती है जिसके अंदर आपकी सीमन के अंदर या मर्दाना मवाद के अंदर जो स्पर्म्स होते हैं, जो जरासीम होते हैं, वो बिल्कुल सिफर हो जाते हैं। ज़्यादातर केसेस में हमारे पास जो पेशेंट आते हैं जिनके बच्चे नहीं हो रहे होते, औलाद नहीं हो रही होती, उनके अंदर अमूमी तौर पर जो स्पर्म्स हैं उनकी क्वालिटी ख़राब होती है, उनका नंबर ख़राब होता है। कुछ पेशेंट जो हमारे पास आते हैं उनके जो स्पर्म्स हैं वो बिल्कुल सिफर होते हैं, और ज़ाहिर है ये एक बहुत ही ज़्यादा परेशानी और अलार्मिंग सिचुएशन होती है। पेशेंट काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। आज हमने इस वीडियो में इसी की डिटेल जाननी है कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं, कौन सी ऐसी 3 बड़ी वजूहात हैं जिसकी वजह से इंसान के स्पर्म जो हैं वो बिल्कुल सिफर हो सकते हैं, बिल्कुल डेड हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूरो टॉक्स विद डॉक्टर हारिस। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद सिद्दीक हारिस है और मैं एक कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हूँ। तो बात हो रही है एज़ोस्पर्मिया की। एज़ोस्पर्मिया का मतलब है कि सीमन के अंदर स्पर्म की तादाद जो है वो बिल्कुल सिफर है। सबसे पहले हमारे लिए जानना ये ज़रूरी है कि स्पर्म की प्रोडक्शन का नॉर्मल प्रोसेस क्या होता है। आदमी के जिस्म में 2 टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं जिनका काम जो है वो स्पर्म की प्रोडक्शन है और टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन है। इसको कंट्रोल करने के लिए दिमाग से कुछ हार्मोन्स निकलते हैं। वो हार्मोन्स जो हैं वो दिमाग के खसूसी हिस्से, जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड बोला जाता है, वहाँ से निकलते हैं, और ये टेस्टिस के ऊपर अपने हार्मोन्स के असर के थ्रू स्पर्म की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करते हैं और टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करते हैं। जब भी आपके दिमाग से निकलने वाले हार्मोन में कमी होगी या वो डिस्टर्ब होंगे, तो उससे लामाला लाजमी आपके जो टेस्टिस हैं ये अफेक्ट होंगे। आपके टेस्टिस के अंदर स्पर्म प्रोडक्शन भी ख़राब हो सकती है, और इसके अलावा उसके अंदर हार्मोन का इम्बैलेंस भी हो सकता है। तो स्पर्म जो है वो टेस्टिस में पैदा हो जाते हैं। उसके बाद एक बहुत छोटी सी नाली टेस्टिस के साथ से जा रही होती है, जिसे एपिडिडमस बोला जाता है। एपिडिडमस के अंदर वो स्टोर हो जाते हैं, और उसके बाद एक और बारीक सी नाली, जिसे वास डिफरेंस बोला जाता है, जो दोनों टेस्टिस की साइड्स पे मौजूद होती हैं। वास डिफरेंस के थ्रू वो मर्दाना गदूद के अंदर से होते हुए पेशाब की नाली के अंदर ओपन हो जाते हैं, और स्पर्म जो है वो फिर इसी रास्ते से बज़रिया सीमन जो है वो जिस्म से खारिज हो जाते हैं। जब भी सीमन निकल रही होती है तो साथ में इसके अंदर स्पर्म के साथ प्रोस्टेट की सिक्रीशंस भी शामिल हो जाती हैं। इसके अलावा एक और स्ट्रक्चर होती है जिसे सेमिनल वेसिकल बोला जाता है, उसकी सिक्रीशंस भी सीमन में शामिल होकर वो जिस्म से बाहर हो जाती है। ये नॉर्मल प्रोसेस है जिसमें सीमन जो है वो बॉडी में प्रोड्यूस होती है और जिस्म से बाहर खारिज हो जाती है। अब बात कर लेते हैं कौन सी ऐसी रियल 3 रीज़न हैं जिसकी वजह से इंसान को एज़ोस्पर्मिया का या ज़ीरो स्पर्म का सामना करना पड़ सकता है। जैसे मैंने अभी सारा प्रोसेस डिस्कस किया, स्पर्म जो है वो टेस्टिस में बनते हैं, और उसका कंट्रोल जो है वो दिमाग से निकलने वाले हार्मोन्स पे होता है। इंसान के जिस्म में हर वक्त जो है वो हार्मोन्स जो है मुख्तलिफ अज़ा से निकल कर जिस्म में शामिल हो जाते हैं। इसी तरह का एक दिमाग के अंदर भी एक छोटी सी एक स्ट्रक्चर मौजूद होती है जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड बोला जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है बेसिकली 2 हार्मोन, इंपॉर्टेंट हार्मोन खारिज करता है जो टेस्टिस पर अमल करते हैं, जिनमें से एक FSH है और दूसरा जो है वो LH। तो ये हार्मोन जो है वो आगे जाके टेस्टिस पर अमल करते हैं, उनको सिग्नल भेजते हैं बेसिकली कि वो टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन करे, स्पर्म की प्रोडक्शन। तो सबसे पहला जो लेवल है जिसे प्री टेस्टिकुलर लेवल कहते हैं। प्री टेस्टिकुलर का मतलब टेस्टिस से, और टेस्टिस से पहले जो है वो आपका ब्रेन है। तो ब्रेन से निकलने वाले हार्मोन्स जब भी डिस्टर्ब होंगे, जैसे कि कालमैन सिंड्रोम है, या खुदा न खास्ता किसी को अगर पिट्यूटरी ग्लैंड जो मैंने अभी बताया है उसका अगर कोई उसके अंदर रसोली हो जाए, या खुदा न खास्ता पिट्यूटरी ग्लैंड का ऑपरेशन हो, पिट्यूटरी ग्लैंड या दिमाग के अंदर रेडिएशन लगे, दिमाग का कोई भी ऑपरेशन हो, और इसके अलावा अगर कुछ पेशेंट्स जो बाहर से स्टीरॉयड के इंजेक्शन लेते हैं, हार्मोन्स लेते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, जिसकी वजह से ये जो दिमाग से निकलने वाले हार्मोन हैं ये सप्रेस हो जाते हैं, इनका लेवल कम हो जाता है। ज़ाहिर है जब लेवल कम हो जाता है तो आगे सिग्नलिंग जो है वो बिल्कुल स्टॉप हो जाती है। इन सब चीज़ों के अंदर जो दिमाग की तरफ से जाने वाला सिग्नल है टेस्टिस की तरफ, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, जिसके नतीजे में जो स्पर्म्स हैं
और जो टेस्टोस्टेरोन है, इन दोनों की प्रोडक्शन बिल्कुल कम हो जाती है। इसके अंदर अमूमी तौर पर पेशेंट जो है आप देखें उसके टेस्टिस का साइज़ बिल्कुल कम हो जाता है, बिल्कुल छोटे छोटे बच्चों की तरह टेस्टिस होते हैं और बिल्कुल एट्रोफिक होते हैं। इनके अंदर अमूमी तौर पर लोगों की लिबिडो जो है वो सेक्स ड्राइव ख़त्म हो जाती है, इरेक्शन के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, मर्दाना जो सारी की सारी चीज़ें होती हैं वो कम होना शुरू हो जाती हैं। दूसरे नंबर पे एज़ोस्पर्मिया की जो बड़ी कॉज है वो है टेस्टिकुलर, मतलब टेस्टिस के लेवल के ऊपर अगर कोई ख़राबी होगी, मतलब खसियों में अगर कोई ख़राबी होगी तो उसको हम बोलते हैं टेस्टिकुलर एज़ोस्पर्मिया। टेस्टिकुलर एज़ोस्पर्मिया की क्या क्या वजूहात होती हैं, जैसे प्री टेस्टिकुलर की बहुत सारी वजूहात हैं, इसी तरह टेस्टिकुलर की भी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको बचपन के अंदर उनके जो टेस्टिस हैं वो पेट में रह जाते हैं। ऐसी कंडीशन को हम क्रिप्टोकाइडिज्म या अनडिसेंडेड टेस्टिस बोला जाता है। जब भी ऐसे टेस्टिस पेट में रह जाते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं, ना सिर्फ डैमेज होकर अपनी स्पर्मेटोजेनेसिस या स्पर्म की प्रोडक्शन को अफेक्ट कर लेते हैं, बल्कि साथ साथ उसके अंदर कैंसर की होने के भी चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरे नंबर पे अगर टेस्टिस की कोई सर्जरी हुई है, टेस्टिस के ऊपर कोई चोट लगी है, टेस्टिस अगर खुदा ना खास्ता आपके बिल्कुल ट्विस्ट हो गए हैं, ट्विस्ट होने की वजह से एक ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन होती है जिसे टॉर्शन ऑफ टेस्टिस, उसकी वजह से जो है टेस्टिस बिल्कुल ख़त्म हो सकता है, बिल्कुल नाकारा हो सकता है और बाद में जिस्म से अलहदा भी करना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर आपको बार बार टेस्टिस के इन्फेक्शन हो रहे हैं, और टेस्टिस के इन्फेक्शंस के अंदर भी एक बहुत ही ख़तरनाक इन्फेक्शन है वो है मम्प्स ऑर्काइटिस। मम्प्स ऑर्काइटिस बेसिकली एक ऐसा मर्ज़ है जिसके अंदर पेशेंट को पहले मम्प्स होते हैं, मतलब कनपेड़े होते हैं, और कुछ दिन के बाद उसके टेस्टिस के अंदर स्वेलिंग हो जाती है। तो इसकी वजह से टेस्टिस के अंदर जो पैरेन्काइमा है बिल्कुल डैमेज हो जाते हैं, उसके प्रोडक्शन की जो उनकी सलाहियत है वो काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हो जाती है और अक्सर औक़ात तो पेशेंट को एज़ोस्पर्मिया हो जाता है। इसके अलावा अगर पेशेंट्स को कोई खुदा ना खास्ता अगर टेस्टिस से रिलेटेड कोई कंजेनिटल बीमारी है, जैसे क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम है, नूनैन सिंड्रोम है, सर्टल ओनली सिंड्रोम है, इस तरह के मल्टीपल सिंड्रोम्स हैं, अगर उन सिंड्रोम्स के अंदर पेशेंट होगा तो उसकी जो टेस्टिस की कैपेसिटी है स्पर्म प्रोडक्शन की वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। अब ये जो दोनों वजूहात हमने जो डिस्कस की हैं, जो प्री टेस्टिकुलर है और टेस्टिकुलर है, इन दोनों को हम नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया में फॉल करते हैं। इन दोनों के अंदर जो है हार्मोन प्रोफाइल जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकती है। अब हम जो बात करने लगे हैं तीसरी रीज़न की, वो है पोस्ट टेस्टिकुलर एज़ोस्पर्मिया। इसके अंदर हार्मोन प्रोफाइल जो है वो बिल्कुल पेशेंट्स की नॉर्मल होती है। हार्मोन प्रोफाइल नॉर्मल होने का क्या मतलब है? इसका मतलब ये दिमाग की तरफ से आने वाले सिग्नल भी नॉर्मल आ रहे हैं, टेस्टिस के अंदर स्पर्म की प्रोडक्शन भी नॉर्मल हो रही है, जिसके नतीजे में जो उसके हार्मोन्स हैं वो बिल्कुल नॉर्मल हैं, लेकिन स्पर्म जो है वो जिस्म से बाहर नहीं आ। जिस्म से बाहर ना आने की वजूहत जो होती हैं वो ये कि कहीं ना कहीं किसी लेवल के ऊपर ऑब्स्ट्रक्शन है। उस ऑब्स्ट्रक्शन के नतीजे में जो स्पर्म है वो मनी के अंदर जिस्म से बाहर नहीं निकल सकते। ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं पोस्ट टेस्टिकुलर या ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया। क्योंकि यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन होती है, रुकावट होती है, तो इसका मतलब होता है कि ये ऑब्स्ट्रक्टिव या रुकावट की वजह से होने वाला एज़ोस्पर्मिया है। जो हम पहले दो वजूहात डिस्कस कर चुके हैं उनको हम नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया कहते हैं, मतलब इसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन कहीं भी नहीं है। इसके अंदर सबसे पहले जो टेस्टिस के अंदर मौजूद छोटी छोटी नालियाँ होती हैं उनके अंदर रुकावट हो सकती है। इसके अलावा जहाँ पे टेस्टिस के अंदर स्पर्म स्टोर होते हैं जिसे एपिडिडमस बोले जाते हैं, एपिडिडमस के लेवल पे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, वास डेफरेंस के लेवल पे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। इसके अलावा इजैक्यूलेटरी डक्ट, जहाँ से ये सारी सीमन पेशाब की नाली के अंदर खुलती है गदूद के रास्ते से, उस जगह पे ऑब्स्ट्रक्शन। तो ये सारी वो जो हैं वो रीज़न हैं जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया हो सकता है। अब बात आ जाती है कि इसका इलाज कैसे मुमकिन है, क्या इसका इलाज मुमकिन है या नहीं। ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया के अंदर कुछ टेस्ट कराए जाते हैं। सबसे पहले हम ट्रस करते हैं, ट्रस के अंदर देखते हैं, पखाने के रास्ते से अल्ट्रासाउंड करते हैं, अल्ट्रासाउंड के ज़रिए देखते हैं कि कहीं पे रुकावट की वजह से होने वाली कोई स्वेलिंग तो नहीं है। अगर स्वेलिंग है तो हमारा 100% डायग्नोसिस कंफर्म हो जाता है। उसके बाद सर्जिकली ऑपरेशन करके उस ऑब्स्ट्रक्शन को दूर किया जाता है, ख़त्म किया जाता है, और उससे निकलने वाले मवाद का टेस्ट करके स्पर्म को भी स्टोर कर लिया जाता है और उसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। देखने में आया है कि ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा उसकी प्रोग्नोसिस अच्छी है और पेशेंट जो है वो साहिब औलाद हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया। इसके अंदर क्योंकि हार्मोन बैलेंस काफ़ी कम होता है और आपके टेस्टिस भी बिल्कुल छोटे हुए होते हैं, डैमेज होते हैं, इसके अंदर सबसे पहले टेस्टिस की बायोप्सी की जाती है। टेस्टिस की छोटा सा एक टुकड़ा लेके उसको खुर्दबीन के नीचे देखते हैं, अगर उसके अंदर कोई हेल्दी स्पर्म मिलता है
तो हेल्दी स्पर्म को स्टोर कर लिया जाता है और उसको फिर बाद में असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स के ज़रिए बच्चा पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स मतलब IVF, IUI, इन सब चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये वो सारी चीज़ें हैं जिसके अंदर आप जो है बच्चा पैदा करने की एक कोशिश कर सकते हैं। तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना अगर आपको एजोस्पर्मिया है। तो एजोस्पर्मिया के लिए आप प्रॉपर यूरोलॉजिस्ट से मिलें। यूरोलॉजिस्ट जो है वो फर्दर कुछ टेस्ट करके आपका डायग्नोसिस कंप्लीट करेगा। जब डायग्नोसिस बन जाएगा उसके अकॉर्डिंगली फिर आपको ट्रीट किया जाएगा और इंशाल्लाह आप भी साहिब औलाद हो जाएंगे। तो ये आज की वीडियो है, आई होप आपको पसंद आई होगी। इसी तरह हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।